है ना, सुबह गर्मी नहीं होती उतनी जितनी दिन में होती है, तो शाम को थोड़ी बहुत ठंडक होती है ना। कहने का मतलब है कि वेदर चेंज हो रहा है, ऑल द वेदर ऐसे बोलते हैं ना, इन केस समवन इज टॉकिंग टू यू। ठीक है, थैंक यू। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हाउ इज द क्लाइमेट, हाउ इज द जोश, ऐसा बोला जाता है। जोश तो हाई रखना है? So there are people who can ask you regarding anything or everything, but mostly people ask regarding the weathers, not climate as such, है ना। climate जो है that is long term phenomena, so we are not habitual in dealing with the climate as such. तो क्लाइमेट क्या होता है, जैसे 30 साल 40 साल का टाइम पीरियड किसी भी रीजन में क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर अगर आपको क्वेश्चन आए, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज, है ना। उसके बाद बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। हमारे एटमॉस्फेयर में 3 चीजें विद्यमान है, विद्यमान प्रेजेंट है, दैट इज गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। These 3 are the most fundamental or the basic element as far as atmosphere is concerned. और जो गैसेस है वो मेनली कंपोज्ड है कौन कौन सी गैसेस से हमारा जो एटमॉस्फेयर है। सबसे पहली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। जो फंडामेंटल गैसेस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो सबसे ज्यादा पार्ट कंप्लीट करता है इसका पूरे एटमॉस्फेयर का, तो सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? एट अबाउट 78%। क्या है? नाइट्रोजन। मैं इस बार आपको लिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि फिर अगर मैं लिखाने में लग गया तो हो गया काम, इसलिए समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इन केस समझ नहीं आ रहा है देन वी विल डू समथिंग एल्स, लेकिन अगर आप डाउट नहीं लाओगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, एंड आई एम चिल्ड है, मेरा क्या है ना। तो आपने अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस बहुत हेक्टिक है। एक एक लाइन में लिखा हूँ क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेदर की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन मैंने लिखा ही है फिर भी। जब मैंने स्टार्ट की थी आपको क्लाइमेटोलॉजी लास्ट टाइम, तो मैंने ये डीपली कराया है सारा, बिकॉज अभी हमारे एग्जाम के लिए एट अबाउट 1 मंथ कितना बचा है? 1 और हाफ मंथ, मतलब 1.5। तो आपको रिविजन के लिए भी टाइम चाहिए, तो उसके लिए मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा, है ना। मंडे टेस्ट बोला है ना, आई होप आपको याद हो। हाँ, 92% क्या है? 72%, सॉरी 78% नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट है? 20, एज सच 21 भी बोलते हैं, और 20.95%, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन। देयर आफ्टर जो मेजर चंक हमारे एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद कौन सी गैसेज है? दैट इज आर्गन। कितने परसेंट? 0.94%। और एक इंपॉर्टेंट और गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कितने परसेंट है? 0.03%, 36। ये गैसेस तो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की बेसिस गैसेस है। उसके बाद बहुत सारी दूसरी गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। कौन कौन सी है कुछ आइडिया? नियॉन है, हीलियम है, और हाइड्रोजन है। और कौन सी है? क्रिप्टोन है, जेनोन है। हाँ, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनोन, ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है कंपेयर टू दीज, और इनका रोल भी ज्यादा है। अगर आप रोल की बात करें तो नाइट्रोजन किस में रोल प्ले करता है मेजरली?
फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल होता है ना नाइट्रोजन का, ठीक है। और नाइट्रोजन का रोल जो है अमीनो एसिड को प्रोटीन, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसमें प्रोटीन के लिए भी यूज होता है बनाने के लिए, ठीक है। अमीनो एसिड से बनता है ना प्रोटीन, पढ़ा है ना, इतनी बायो तो आती होगी। तो वो उसमें भी रोल प्ले करता है नाइट्रोजन। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो इसका रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस? सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, यही होता है। इसमें रोल प्ले करता है CO2, है ना। और CO2 ग्लोबल वार्मिंग करता है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है CO2। और उसके बाद एक और गैस है दैट इज आर्गन। इसका कोई रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में? एज सच तो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चंक है हमारे एटमॉस्फेयर का, है ना, क्योंकि एट अबाउट 1% कवर कर रहा है पूरा ये। उसके बाद आती है O2। O2 का रोल है ऑब्वियसली जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, लाइफ लाइन है हमारी, है ना। अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो देखो भी सुबह सुबह ऑक्सीजन की पूजा किया करो, ये ऑक्सीजन है? अगर ऑक्सीजन ना हो तो मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है कौन देता है दुनिया में? प्लांट्स। और प्लांट्स को ही काटते हम, धोखेबाज। यही तो है, दगाबाज है दुनिया, जो आपका साथ देता है उसी को छोड़ देती है? वापस आते हैं डस्ट पार्टिकल पे। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? डस्ट पार्टिकल्स। क्या रोल है डस्ट पार्टिकल का? हाँ, डस्ट पार्टिकल ऑब्वियसली हवा के साथ एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं और जाते हैं, और बाद में ये जब ऊपर जाते हैं थोड़े से लेंथ पे, ये एज ए न्यूक्लियर एक्ट करते हैं, किसके लिए? वाटर वेपर के लिए, जो कि तीसरा पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट में। देखो आपको ये तीन पार्ट तो पता होंगे, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसेस। सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है? मेल्टिंग से, अगर मेल्ट होगा। और लिक्विड से गैसेस बॉइलिंग से, या फिर इवेपोरेशन बोले तो ऐसा होता है। इवेपोरेशन से लिक्विड से गैसेस बनता है, क्या उल्टा होता है? गैसेस से लिक्विड, कंडेंसेशन। और क्या ऐसा होता है, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। क्या ऐसा होता है, क्या बोलेंगे इसको? डीसब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या बोलेंगे? क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस, ये लिक्विड है, जो वाटर है नीचे यहाँ पे धरती पे, वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन की वजह से वो किस में चेंज होता है? गैसेस में। और वो जो है वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर में बदल जाती है। वाटर ड्रॉपलेट तो ये है ना जो नीचे पड़ी है समुद्र में, पानी में, वो जो है इवापोरेट हो जाती है, और इवापोरेट होके वो गैसेस बन जाती है। और गैस कौन सी है? वाटर वेपर, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट कन्वर्ट होती है वाटर वेपर पे, इवेपोरेट होके ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जब कुछ देरी तक ऊपर जाएगी और ठंडी हो जाएगी, यहाँ तो इवेपोरेट क्यों हो रही है, गर्म करती है ना इसको सन रे, इसलिए इवेपोरेट हो रही है, ऊपर जा रही है। कुछ देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी, ऊपर जाके फैल जाएगी, बिकॉज विद द राइज इन टेम्परेचर, मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर कैसा होता है? डिक्रीज होता है, नॉर्मल लैप्स रेट है। और जब ये ऊपर जाएगी तो ये जो है वाटर वेपर जो है ठंडी हो जाएगी और प्लेस ढूंढेगी कहीं रुकने का, वरना फिर नीचे आ जाएगी। और वो प्लेस जो है कौन दे रहा है उसको?
डस्ट पार्टिकल जो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, और इसके ऊपर ठहर जाती है, ये इसके ऊपर ठहर जाती है, और जब इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है होल्ड करने की, कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, सैचुरेशन। जब वो सैचुरेशन पॉइंट अटेंड कर लेती है, क्या, ये होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे बादल बन रहे हैं, क्लाउड बन रहे हैं, और जब ये सैचुरेशन पॉइंट अटेंड कर लेगा, होल्डिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन क्या होती है, दिस वन, गैसेस कन्वर्ट टू लिक्विड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो गैसेस का भंडार लगा हुआ था, ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। अब बारिश भी या तो कंडेंसेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, हमने कुछ पढ़ा था, आइडिया है कुछ, हेल स्टॉर्म आ सकते हैं, और स्नो हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेल स्टॉर्म है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है, और क्या हो सकता है, लिखाए तो थे, क्या, फॉग हो सकता है, फॉग एक फॉर्म है, इसकी इसकी फॉर्म है फॉग, कंडेंसेशन की, पक्का, पक्का, तो हाँ, मिस्ट, मिस्ट एक फॉर्म है, और ड्यू, और पक्का बता रहे हो ना, सही बता रहे हो तुम, और हाँ, इतनी, क्या ये जो मैंने यहाँ लिखी है, ये कंडेंसेशन की फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है ये, ठीक है, ये फॉर्म है कंडेंसेशन की, कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कहने का मतलब है जब ये डस्ट पार्टिकल पे एकोमुलेट हो जाते हैं ये वाटर वेपर, ठीक है, तो क्लाउड फॉर्म करते हैं। तो इन तीन मेजर एलिमेंट का रोल ये है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इतना याद रखना है बस। कौन कौन से मेजर एलिमेंट है एटमॉस्फेयर में, पहला है गैसेस, इसमें से चार मेजर गैसेस है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21 एट अबाउट, है ना, और उसके बाद आर्गन कितनी है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और डस्ट पार्टिकल का रोल क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक्ट करता है किसके लिए, वाटर वेपर के लिए। वाटर वेपर क्या होता है, जो इवेपोरेट होके गए हैं, जो कि वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो है इवेपोरेट होके वाटर वेपर बनती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। और ये सस्पेंड होते हैं पार्टिकल एयर में, आपने देखे होंगे वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में सस्पेंडेड होता है, जब बारिश होती है तभी दिखता है। तो ये जो है इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर, और क्लाउड बनाते हैं, ठीक है, इतना आइडिया होना चाहिए बस। उसके बाद बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन कौन सी है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, CO2 है, और क्या है, मिथेन है, ओजोन है, ओजोन है ना। तो आपको ये जो है चार पांच गैसेस के नाम याद होने चाहिए जो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस पता है क्या होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एज ए ब्लैंकेट, यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा गर्मी को, ठीक है, और गर्मी सारी यहाँ इसके अंदर रहेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस एकोमोडेट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस नहीं जाने देगी, उसकी वजह से ये गर्म रहेगा इलाका इधर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इसमें मेजर कौन कौन सी गैसेस है, जैसे CO2, जैसे मीथेन, वाटर वेपर, और ओजोन,
ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम है, जो इंपॉर्टेंट नाम है ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए नाम। और आपको ग्रीन हाउस गैसेस तो ऐसे नॉर्मल पता होता है क्यों, कैसे होती है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है, या फिर जो हमारे ऑटोमोबाइल्स है उसमें से रिलीज हो रही है, जा रही है ना एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो है एज ए ब्लैंकेट एक्ट करती है, और उस वजह से हमारा जो एटमोस्फेयर है वो गर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे कुछ लेयर्स एटमोस्फेयर में। कौन कौन सी लेयर है एटमोस्फेयर की? कुछ लेयर्स है, ऐसा कुछ एटमोस्फेयर है, मान लो इसके ऊपर एक लेयर है एटमोस्फेयर की, उसके बाद इसका एक पॉज आएगा, उसके बाद एक और लेयर स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पॉज आएगा, उसके बाद एक और लेयर स्टार्ट हो जाएगी, देन पॉज आएगा, देन एक और लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे एटमोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि एट अबाउट कितने किलोमीटर तक है, 15 या फिर 18, मतलब एट अबाउट 10 to 18 किलोमीटर के बीच ये लेयर है। ये कौन, क्या नाम है इसका? यहाँ पे जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है हमारी वो इसी लेयर में होती है, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो इस लेयर में है, ठीक है। ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की। कई बार सिक्वेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं लेयर्स वाइज कि कौन सी कब किस अकॉर्डिंग है। उसके बाद कौन सी लेयर आती है? यहाँ पे ट्रोपोपॉज आएगा, पॉज आएगा, मतलब जैसे वीडियो में पॉज होता है, ठीक है, ट्रोपोपॉज। और फिर उसके बाद एक और लेयर आएगी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ तक ले लो इसको। फिर उसके बाद एक और लेयर आएगी, इसको क्या बोलेंगे? मीजोस्फेयर। यहाँ पे पॉज है, यहाँ पे पॉज है। उसके बाद एक और लेयर आएगी, इसको क्या बोलेंगे? थर्मोस्फेयर। और इसी का पार्ट है आइनोस्फेयर। ठीक है, कुछ एटमोस्फेयर की लेयर्स है हमारे एटमोस्फेयर में। सबसे पहली लेयर कौन सी है? सबसे लोअर मोस्ट, इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, कन्वेंशनल करंट चलते हैं, ऑब्वियसली सन की रे पड़ेगी डायरेक्ट, ठीक है, इवेपोरेशन होगा, है ना, क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी। जितने भी ये क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है, ये सारा फिनोमेना कहाँ हो रहा है? इस लेयर के अंदर, ठीक है। क्लाउड बन रहे हैं, बारिश हो रही है, कन्वेंशनल करंट चल रहे हैं, ये इस लेयर के अंदर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। लोअर मोस्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर, और ये एवरेज हाइट अगर बोले तो 13 किलोमीटर तक है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में सबसे ज्यादा हाइट है इसकी, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? इक्वेटर में। और पोलर के पास ऐसा माना जाता है कि इसकी हाइट बहुत कम है। इसकी हाइट कितनी है? एट अबाउट 10 किलोमीटर तक पोलर में, लेकिन इक्वेटर पे इसकी हाइट ज्यादा है, ये वाला रीजन पे ज्यादा है हाइट, और यहाँ पे कम है। किसकी हाइट? इस लेयर की, ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। जो पहली लेयर है इसकी हाइट जो है यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, मोर हाइट ट्रोपोस्फेयर की। साथ साथ ट्रोपोस्फेयर में जो क्वालिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर विद हाइट कैसा होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, पर केजी, केजी नहीं बोलेंगे, किलोमीटर। केजी मैं तो बोल रहा हूँ इसको, है पर किलोमीटर। हर किलोमीटर में हाइट में विद एल्टीट्यूड कैसा होगा? 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब फ्रीजिंग लेवल आ जाएगा, और अगर वहां पे क्लाउड बन रहे हैं तो वो क्लाउड कैसे करेंगे? हेलस्टॉर्म ही लाएंगे, स्नोफॉल ही लाएंगे, ठीक है। अगर क्लाउड लोअर लेवल पे बन रहे हैं तो बारिश लाएंगे। अगर क्लाउड की हाइट ज्यादा है और क्लाउड ब्लैक है, क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस है, क्लाउड के भी टाइप होते हैं ना, अगर क्लाउड उस टाइप से है तो क्लाउड वो थंडरस्टॉर्म ही लाएंगे फिर, ठीक है। ऐसे क्लाउड जो हाइट पे होता है। और यहाँ पे नॉर्मल लेस रेट है ये टेम्परेचर। प्रेशर अगर ऊपर एल्टीट्यूड की बात करें बढ़ता है कि घटता है? कम होता है प्रेशर,
क्या लॉजिक है इसके पीछे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्यों होता है? हाँ, तो क्यों होता है? ग्रेविटी। सरफेस पे क्यों ज्यादा होता है? उसका क्या लॉजिक है? वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, और डेंसिटी कम हो जाती है, और हमने बॉयज लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, हैं? लॉजिक क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? चलो वॉल्यूम तो ठीक है, एक लॉजिक ठीक है। देखो हवा जो है ना, वो ज्यादातर यहाँ है लोअर लेवल पे। जितने आप हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि सिलेंडर लेके जाते हैं ना, ये जो चढ़ते हैं पहाड़ पे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन नहीं है ऊपर। कहने का मतलब ऊपर हवाएं नहीं है। हवाएं नहीं है तो दबाव नहीं है। दबाव भी तो एटमोस्फेयर हवा डाल रही है। यहाँ पे दबाव किसका है? हवा का है। ठीक है, महसूस नहीं हो पा रहा है अभी क्योंकि हमारे अंदर भी हवा है। ठीक है, वो चाहे घमंड की हवा हो, हवा है। ठीक है, हमारे अंदर भी हवा है, उसी टाइप से उसको बैलेंस करती है बाहर की हवा, हमें महसूस नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन ऊपर जो है हवा नहीं है, हमारे अंदर फिर भी हवा है, ऊपर नहीं है हवा। ठीक है, उस वजह से ही तो कभी देखा है नोज ब्लीडिंग होती है ऊपर, देखना आपने कई बार ना, इस टाइप से इंसिडेंट देखने को मिलता है कि लोग मर जाते हैं। सांस नहीं आ रही होती है, नोज ब्लीडिंग होती है बाहर, मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू जो बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस वजह से हमारी जो है इस टाइप की इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, लोग मर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पे दबाव नहीं है हवा का। हवा जरूरी है जीने के लिए। ठीक है, विद हाइट हवा का प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस नहीं है तो दबाव नहीं है। दबाव नहीं है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? लो होगा, डिक्रीज होगा हाइट के साथ साथ, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी। सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो आपको पता है दुनिया में कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, बोथ डिक्रीज हो रहे हैं। लोअर लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं दोनों। ठीक है, और वाटर वेपर का कंटेंट भी नीचे लोअर लेवल पे, डस्ट पार्टिकल भी लोअर लेवल पे प्रेजेंट है, और क्लाउड भी यही बन रहे हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल भी यही हो रही है। जो भी एटमॉस्फेयर में एक्टिविटीज हो रही है किसी भी टाइप की, वो सब एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्टिविटीज इसी लेयर में हो रही है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर की खासियत है कुछ, क्या है? यहाँ पे एरोप्लेन चलते हैं, चलते हैं। कभी देखा होगा आपने एरोप्लेन जो है क्लाउड के ऊपर चलता है, वो इस लेयर में चल रहे होता है। ठीक है, इस लेयर में चल रहे होते हैं एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि क्लाउड नहीं है, आगे धुंधला नहीं दिखेगा। ठीक है, इस वजह से किसी भी टाइप की बारिश हो, किसी भी टाइप का मौसम खराब हो, तो उससे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर क्लाउड ऊपर है, बिजली चमक रही है, एरोप्लेन में लग गई, हो गया काम, है ना? तो बहुत डेंजरस काम है ये। कई बार आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में कितने लोग मरते हैं जब क्लाउडी होता है मौसम, क्योंकि नीचे होता है ना, वो थोड़ी ना ऊपर जाता है। लेकिन एरोप्लेन जो है वो काफी ऊपर हाइट पे चलता है, और इस लेयर के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे इस लेयर में शांत हवा है, यहाँ पे ज्यादा एटमोस्फेरिक एक्टिविटी होती नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे एक लेयर है, जो कि कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर, O3। यहाँ पे ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और ओजोन लेयर का काम क्या होता है ये पता है? ये यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट करता है। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारे तक पहुंच सकती थी, जो हमारे स्किन में कैंसर कर सकती थी, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकती थी, जो प्रेशर, जो ग्लेशियर को पिघला सकती थी, उस यूवी रेडिएशन को क्या करती है ये? ब्लॉक करती है, रोकती है। ठीक है, और उस हार्मफुल रेडिएशन को रोकने के बाद ये एंटर करती है सोलर रेडिएशन अर्थ में। तो ओजोन लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। देखो ओजोन दो टाइप की होती है, एक ओजोन है जो यहाँ पे इस लेयर में है, वो ओजोन करती है ग्लोबल वार्मिंग। जो लोअर ओजोन है ना, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। लेकिन जो यहाँ पे ओजोन है, वो प्रिवेंट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से। ठीक है, और साथ साथ हमारे को डिजीज से बचा रही है, बीमारियों से बचा रही है।
तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दिस ओजोन इज गुड और दिस ओजोन इज बैड, कौन सी ओजोन गुड है? स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है ना। और ये ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ये उतनी खराब है हमारे लिए जितनी अच्छी ऊपर वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देखे तो ऑब्वियसली प्रेशर तो घटेगा ही ऊपर जाते जाते। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन हिट करेगी किसको? इस ओजोन लेयर को, और इस ओजोन लेयर को हिट करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे हमारे ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर बढ़ता है जब यहाँ हिट करती है, ठीक है, उसी टाइप से इस इलाके का टेम्परेचर बढ़ा देगी ये कौन? सोलर रेडिएशन, ओजोन लेयर के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर घट रहा है, दूसरे पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और तीसरे में अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ घटता है? मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, एट अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस तक इतना डिक्रीज हो जाता है। और जो एस्ट्रॉयड आता है वो फ्रिक्शन की वजह से इस लेयर में ऐसा माना जाता है कि उसमें आग लग जाती है, इस लेयर में खत्म हो जाता है वो मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। इसकी हाइट मानी जाती है एट अबाउट 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर की हाइट मानी जाती है। और 50 किलोमीटर तक किसकी हाइट है? स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है, इसके ऊपर की हाइट जिसकी मानी जाती है दैट इज मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर ठंडी लेयर है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो एस्ट्रॉयड है, जो मेटियोरॉयड आते हैं, एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनमें आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। और यहाँ पे इसके ऊपर जो लेयर है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दिस, इस लेयर को बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है विद हाइट। ठीक है, वो क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, आयंस तो समझते हो ना क्या होता है आयंस? जैसे मान लो सोडियम है NaCl, तो सोडियम के वैसे तो यहाँ पे एक होता है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन छीन लूं मैं और इसके 10 ही इलेक्ट्रॉन हो इसके आउटर शेल में, जो जैसे 2 होते हैं यहाँ पे, 8 होंगे इधर, और ये 1 होगा यहाँ पे, ये सोडियम की है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा मैं तो बचेगा ये। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे आयन बन जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे आयन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, आयनोस्फीयर वाली लेयर है। ठीक है, और ये आयन जो है क्या करते हैं? कनेक्टिविटी में काम आते हैं। जो हमारी टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, जो आपसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ? इस आयनोस्फीयर की वजह से। यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। मान लो ये एक सिग्नल भेजता है यहाँ से सैटेलाइट, यहाँ से सिग्नल जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट है, यहाँ से सिग्नल जो है वापस यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है एज ए यहाँ पे सैटेलाइट पॉइंट बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट यहाँ पे होता है, अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये जो है सिग्नल भेजता है नीचे हर पॉइंट पे दुनिया में, जहाँ पे मोबाइल फोन चल रहे हैं, सब कुछ जो भी एक्टिविटी चल रही है वो इसकी वजह से चल रही है, इस लेयर की वजह से। तो ये लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बैंडविड्थ के लिए, हमारे जो भी कनेक्टिविटी है। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है आपसे। बाकी एक फिनोमेना है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर वैसे तो अगर हाइट की बात करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्परेचर घटता है विद हाइट, लेकिन एक फिनोमेना है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट के साथ। सुना है ऐसी बात? टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। बढ़ता है कहाँ पे बढ़ता है ऐसा? थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीचे हमारे बेसमेंट की। ठीक है, बेसमेंट की मतलब धरती के जस्ट सरफेस पे थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर जो हाइट के साथ घटता है, लेकिन कईयों बार ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है विद हाइट। ऐसा क्यों देखा जाता है? अगर यहाँ पे बर्फ पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए तो आसपास का इलाका तो ठंडा हो जाएगा ना, ये इलाका ठंडा हो जाएगा जो अर्थ के क्लोज बाय है, बिकॉज बर्फ पड़ी है, लेकिन ऊपर का इलाका गर्म होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन।
होना क्या चाहिए था, टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ना घटना चाहिए था, जो कि नॉर्मल लेस रेट है, लेकिन टेम्परेचर कईयों बार बढ़ता है विद हाइट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये इसकी वजह से भी होता है और कईयों बार ठंडी रातों की वजह से भी होता है। मान लो जितनी लंबी रात, जितनी ठंडी रात होगी, जितनी लंबी रात होगी, उतनी ही पॉसिबिलिटी की आपको टेम्परेचर इन्वर्जन दिखेगा। टेम्परेचर का इन्वर्जन, उल्टा, इन्वर्जन तो समझते हो ना, उल्टा होता है टेम्परेचर का, एक तरह से इन्वर्जन उल्टा देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे विपरीत, ठीक है, कंप्लीट अपोजिट। और ऐसा जो है कंडीशन किस किस की वजह से बनता है, मान लो क्लाउड ना हो, क्लाउडलेस नाइट, लॉन्ग नाइट, जितनी लंबी रात होगी, नाइट में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हट जाता है बादल, उतना जो है पॉल्यूशन नहीं होता है कंपेयर टू जो दिन में करते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। लॉन्ग नाइट, अगर विंटर की नाइट होगी तो अच्छा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर इन्वर्जन की। ऐसे ही अगर स्नोफॉल होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर इन्वर्जन की, ठीक है। ये कुछ कारण बनते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है घटने की जगह क्या होता है, बढ़ता है विद हाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। उसके साथ साथ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, टेम्परेचर होता क्या है, अच्छा टेम्परेचर इन्वर्जन तो हम पढ़ रहे हैं, होता क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि कितनी वार्म है कितनी कोल्ड है कोई बॉडी, उसको उसका टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वेरी करता है दुनिया में। अगर आप बात करो इक्वेटर की, अगर ये दुनिया है, ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करो इक्वेटर की, 0 डिग्री लैटिट्यूड की, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज ज्यादातर सन जो है इसके बीच रहता है। ये क्या है यहाँ पे 23.5 पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कितने पे 0 डिग्री 23.5 साउथ, ये नॉर्थ है, ये इक्वेटर है। जो सन रे है पूरे साल, जो सूरज है वो यहीं रहता है इसके अंदर ही, इस लेयर के अंदर। सूरज जो है यहाँ पे इक्वेटर पे कब आता है, दैट इज 23 मार्च, इक्वेटर पे सूरज आएगा, ठीक है। और फिर गर्मियां जैसे चल रही है, इंडिया में गर्मी चल रही है ना अभी, गर्मियों में सूरज जो है ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। और फिर जो 21 जून को यहाँ मिलेगा आपको, कहाँ पे, कहाँ पे होगा सन, सन कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं, लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, लार्जेस्ट डे, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दिन, दुनिया का इन द सेंस इंडिया का सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है, 21 जून को। और 21 जून को इंडिया कुछ और भी सेलिब्रेट करता है, योगा डे, मतलब योगा डे जो है साथ साथ कोइंसाइड होता है हमारे इसके साथ, सबसे लंबा दिन, ठीक है। यहाँ पे होता है सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 को। फिर सन जो है वापस जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जून भी चला गया है, जुलाई चल रहा है ना, सन वापस जा रहा है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। और जब सितंबर आएगा, सितंबर में एट अबाउट 21 सितंबर और 22 सितंबर, आई थिंक 22 है, सही लिख रहा हूँ मैं डेट ये, तुम्हें तो कोई पता ही नहीं है सर, चलिए, हाँ आई थिंक ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर है, ठीक है। 23 सितंबर को ऐसा माना जाता है कि सन जो है दोबारा कहाँ पहुंचता है, इक्वेटर पे, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, पढ़ा है मैंने, ये इक्विनॉक्स है जब सन जो है इक्वेटर पे होता है, ठीक है। ये है समर सोलिस्टिक, सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब वापस यहाँ के बाद सितंबर के बाद सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा,
और कहाँ जाएगा ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे। कब जाएगा? 22 दिसंबर। सन जो है आपको यहाँ दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे इंडिया क्या मनाता है उस दिन? शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे होता है, दैट इज विंटर सोलिस्टिक इंडिया में। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन होता है। कहने का मतलब है जो लोग सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि सूरज यहाँ है। ठीक है, और जो लोग सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे उनके लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। कहने का मतलब है कि सन जो है 22 दिसंबर को यहाँ होगा, उसके बाद वापस जाएगा इक्वेटर की तरफ। यहाँ से नीचे नहीं जाता, यहाँ से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, सन इसके बीच ही है, डायरेक्ट रे यहाँ पड़ रही है। तो टेम्परेचर क्या होगा इस रीजन का? ज्यादा होगा। बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा इस रीजन का, क्योंकि सन यहाँ है ना, इस रीजन में। तो यहाँ पे सन नहीं है, यहाँ पे सन नहीं है, डायरेक्ट रे नहीं पड़ रही। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा कंपेयर टू दिस? ठंडा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कोल्ड टेम्परेचर, और यहाँ पे वार्म। ये टेम्परेचर की थ्योरी है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करता है दुनिया में, कहीं रीजन पे ज्यादा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा। ठीक है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर? जैसे अगर पहला फैक्टर की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, डिपेंड करेगा ना। जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है कंपेयर टू जो लोग पोलर पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ है, ठंड पड़ती है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम किस वजह से है? सूरज, सन की रे तो पड़ती नहीं ऊपर डायरेक्ट। सन की रे तो वहां पे एज ए इंक्लाइन पड़ रही है, टेंजेंट। ठीक है, और यहाँ पे बर्फ रहता है साल भर, और उस वजह से ठंड रहती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड भी डिफाइन करता है टेम्परेचर को किसी भी एरिया के, और किसी भी एरिया के टेम्परेचर जो एल्टीट्यूड भी डिफाइन करता है। जैसे मैं हमने बताया कि विद हाइट कैसा होता है टेम्परेचर? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा ना। माउंट एवरेस्ट पे तो आप शर्ट पहन के नहीं जाओगे। ऐसा हुआ है कि कोई शर्ट पहन के हो? है क्या? बाबे ओ तेरी बाबे, शब्द भी देखो है। एल्टीट्यूड, उसके बाद जो है किस चीज पे डिपेंड कर सकता है टेम्परेचर? ओशन करंट में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लिखाए हुए मैंने सारे कॉज ये। ठीक है, ये तो बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, कॉजेज पेपर में नहीं आने, लेकिन बता रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मान लो यहाँ पे इंडिया है, सदर्न इंडिया, और ये है कोस्टल सिटी गोवा, ये है मुंबई, बॉम्बे, यहाँ पे है दिल्ली। कहीं गर्मी ज्यादा कहाँ होगी? दिल्ली में कि मुंबई में? जितना दूर जाओगे सी से, कहने का मतलब जितना दूर जाओगे सी से उतनी गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, जितना दूर जाओगे सी से उतनी ठंड बढ़ेगी। कहने का मतलब है ठंड भी यहीं है दिल्ली में, विंटर में ठंड भी यहाँ पे बहुत तगड़ी होती है, और गर्मी भी बहुत ज्यादा। ऐसे ही चंडीगढ़ के हाल है, गर्मी भी अच्छी होती है ना चंडीगढ़ में, बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मुंबई में ऐसा नहीं है, यहाँ मैंगलोर में ऐसा नहीं है। मैंगलोर एक जगह है नीचे कर्नाटक में। ठीक है, जैसे बैंगलोर है यहाँ पे एक सिटी है, बैंगलोर भी। तो यहाँ पे जो है गर्मी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन जो कोस्टल सिटी है। कहने का मतलब है जो लोग कोस्टल पे रहते हैं वहां ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, बिल्कुल टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, क्योंकि ओशन की हवाएं चल रही होती है ना ओशन से, बढ़िया उसको मॉडरेट करती है उस रीजन को। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक फैक्टर रहता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर के, जो डिफाइन करता है कि यहाँ पे गर्मी होगी ठंड होगी। ठीक है, हाँ, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है इन रीजन में, बारिश होती है। बॉम्बे की बारिश तो बड़ी फेमस है ना, काफी ज्यादा फेमस है। तो ऐसे बहुत से कॉजेज हो सकते हैं जो किसी रीजन का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। ऐसे ही एक कॉज है जो है हमारा लेंथ ऑफ द डे।
दिन कितना बड़ा है, जितना बड़ा दिन होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी, सीधी बात है। इसलिए तो 21 जैन तक काफी गर्मी, मतलब 21 जून तक तगड़ी गर्मी होती है यहाँ पे, क्योंकि बड़े दिन है ना, दिन बढ़ते जा रहे हैं तो गर्मी होगी। जैसे जैसे दिन घटते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी। यही होता है लॉजिक, है ना। अगर नाइट्स बड़ी होगी, रातें बड़ी होगी तो क्या होगा, ठंड ज्यादा होगी। जितनी बड़ी रात उतनी ज्यादा ठंड, ठीक है, क्योंकि सूरज की रेत नहीं पड़ रही ना, गर्मी तो वो कर रही है, इंसोलेशन गर्मी कर रही है। इंसोलेशन समझते हो क्या होता है? इंसोलेशन है सन रेज जो एंटर करती है हमारे एटमोस्फेयर में, उसको बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। जब सन रेज हमारे एटमोस्फेयर में एंटर करती है, टाइम तो नहीं हो गया? कितना बचा? 5 मिनट रह गए। हीट बजट करा दूं? करवा दूं ना? तुम्हें समझ आ जाएगा पर किसी और को समझ नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे को कंडेंसेशन पता है? कन्वेक्शन पता है? कन्वेक्शन क्या होता है? क्या होता है कन्वेक्शन? हाँ कन्वेक्शन पता नहीं है ना। रेडिएशन पता है? हाँ थर्मल बेस पे चेंज होता है, ठीक है। जो ज्यादा हीटिंग एरिया में होगा वो ऊपर उठेगा, ठीक है, और जो कम हीटिंग वाले एरिया में वो नीचे आएगा। कहने का मतलब ऐसे सर्कल चलेंगे, ठीक है। ये होता है कन्वेक्शन। हाँ अर्थ के अंदर भी होता है, जिसको हमने पढ़ा था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ी है ना ये थ्योरी। ऐसे ही रेडिएशन भी होता है एक चीज। रेडिएशन क्या होता है? जब हाँ रेडिएशन क्या है? जो सोलर रेडिएशन मतलब सन की रेडिएशन जो इंसोलेशन अंदर आती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और इसको ऑब्जर्व करती है हमारी अर्थ, इस रेडिएशन को हमारी अर्थ ऑब्जर्व करती है, लेती है, ठीक है। दैट इज द रेडिएशन फॉर्म। उसके बाद आता है क्या, एक और फॉर्म, कंडक्शन।